हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ऋष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर व्हील पे। तो अपनी 4-5 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज की अपनी क्लास नंबर 5 है, जिसमें आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। आज की क्लास में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे और 5 क्लासें अपनी हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़े थे। भाग 2 को बीच में छोड़ दिया मैंने, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन नहीं है उसमें। और आज का भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 और राज्यों के नीति निर्देशक भाग 4 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। इसमें भाग 3 में पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया। इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। संविधान के विस्तार में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, जिसमें से एक भाग को हटा दिया गया और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान संविधान में 6 है। इसमें संशोधन करने के लिए, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्य यानी 66% उम्मीदवारों की सहमति दी जाती है, उसे विशेष बहुमत, और 1/2 साधारण बहुमत होता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया गया है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, इसमें न्यायोचित इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है, कौन उसको हटा सकता है, किस किस के पास ये अधिकार है, उससे संबंधित न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार सीमित है, न कि असीमित। इन पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य द्वारा इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नकारात्मक प्रकृति देखी जाए तो ये राज्यों को नागरिकों के विरुद्ध कुछ कार्य करने से रोकते हैं, यानी राज्य कोई स्पेशल नियम या कानून बनाए जो उस राज्य के नागरिकों के विरुद्ध हो, तो ऐसा नियम या कानून बनाने से राज्य को रोकते हैं मौलिक अधिकार। केंद्र में अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की शुरुआत अनुच्छेद 12 से देखे जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा से संबंधित बात कही गई है। मौलिक अधिकारों के संबंध में केंद्र क्या है, राज्य क्या है, अन्य एजेंसियां, स्थानीय निकाय, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, ये क्या है, उनसे संबंधित उन सभी की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया। इसमें केंद्र, जिसमें भारत सरकार और संसद शामिल है। राज्य में देखा जाए
तो राज्य सरकारें और विधानमंडल शामिल है। स्थानीय निकाय में देखा जाए पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि स्थानीय निकाय में शामिल होते हैं। और अन्य एजेंसियों में देखें तो LIC जैसे जीवन बीमा करवाई जाती है, ONGC, UPSC, NTPC और भी सभी प्रकार की जो सरकारी आधिकारिक एजेंसी है, उनको अन्य एजेंसियों में उनकी परिभाषा, उनका क्या काम है, वो किस प्रकार नियम बनाती है, किस प्रकार लागू करती है, ये एजेंसी आखिर क्या है, इन सभी की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। सीधा पूछे आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों के संबंध में परिभाषाओं का उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया। अनुच्छेद 13 में देखा जाए अधिकारों की सुरक्षा का कवच, यानी जो एक भारत के एक नागरिक होने के नाते जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो कवच बनाए गए, उनकी सुरक्षा के संबंध में जो नियम बनाए गए, उनका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया। इसमें क्या क्या नियम बनाए गए? मूल सिद्धांत देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य होंगे, यानी ऐसे नियम केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, ऐसे नियम जो मौलिक अधिकारों को अमान्य या उनके विरुद्ध हो, उनका सिद्धांत। समय सीमा देखी जाए तो 26 जनवरी 1950 से पहले और बाद में दोनों कानूनों पर लागू होते हैं। यानी मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य या केंद्र द्वारा जो नियम 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए थे और 26 जनवरी 1950 के बाद में बनाए गए थे, उन सभी पर ये लागू होते हैं। कानून की परिभाषा देखी जाए, इसमें अधिनियम, अध्यादेश, आदेश और नियम शामिल है। यानी कानून नियम बनाने से संबंधित आर्टिकल 13 में जो उल्लेख किया गया, उसमें अधिनियम शामिल है, अध्यादेश शामिल है और आदेश, नियम आदि चीजें शामिल है। इसमें आर्टिकल 13(4) जो एक अपवाद माना जाता है, इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं है। यानी केंद्रीय राज्य द्वारा यदि कोई नियम या कानून बनाए गए हैं, यदि वो संविधान में संशोधन करके बनाए गए हैं, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उनका उल्लेख अनुच्छेद 13(4) में बताया गया। उसके बाद वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए तो 6 होगी, मूल संविधान में पूछी जाए तो 7 होगी। 7वां मौलिक अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसको हटाने के बाद वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उसमें कौन कौन से शामिल है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार बताया गया। उसके बाद 2 नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। 3 पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। 4 नंबर पर देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। और 5 पर देखा जाए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। इस प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? 1 नंबर पे समानता का अधिकार 14 से 18, 2 पर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 3 पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर पर
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 पर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार, और 6 एवं अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में। इनको इसी क्रम में समानता के अधिकार से शुरुआत करके देखेंगे। आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का द्वंद्व है, यानी आर्टिकल 12 में मैंने बताया मूल अधिकारों के संबंध में केंद्र राज्य आदि की परिभाषा से संबंधित। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के संबंध में कुछ कानून या नियम, और आर्टिकल 14 से मूल अधिकार मुख्यतः स्टार्ट होते हैं। उसमें प्रथम अनुच्छेद 14 देखा जाए, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, इतना याद रखना। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया। इसमें कानून के समक्ष समानता यह स्रोत मूल रूप से ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो इसका अर्थ होता है सभी लोग समान कानून के अधीन, यानी कोई भी कानून या नियम बनता है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लागू होते हैं। उसमें जो भारत का आम नागरिक सभी राज्य है, सभी राज्य के नागरिकों के लिए समान लागू होंगे, उसकी बात कही गई है। कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों के समान संरक्षण स्रोत अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी कानून के समक्ष समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से लिए, जबकि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। समान संरक्षण का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई गई है, यानी किसी भारत के नागरिक किसी राज्य के किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि आदि के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए, यानी ये कुछ अपवाद है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, संयुक्त राष्ट्र के जो न्यायाधीश है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए, वो भारत के आम नागरिक के लिए लागू नहीं, वो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाए गए, तो वो उनमें अपवाद देखा जाता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता या संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 15 में देखा जाए भेदभाव निषेध, और आर्टिकल 16 में रोजगार में अवसर में समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 15 और 16 में, आर्टिकल 15 में किसी भी प्रकार का भेदभाव, यानी भारत के आम नागरिक के साथ जाति, लिंग, उसके जन्म स्थान, उसके क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव पर रोक लगाई गई है। ये आर्टिकल 15 में उल्लेख है इसका। आर्टिकल 16 में रोजगार के अवसर, यानी भारत के किसी भी राज्य का नागरिक किसी सरकारी पोस्ट के लिए, किसी सरकारी भर्ती के लिए यदि भाग ले रहा है तो उसके लिए सभी के लिए समान अवसर होंगे, नहीं कि आप समान योग्यता रखने पर आप किसी स्पेशल नागरिक को अलग करके ये नहीं कह सकते कि आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते या आप इसके लिए योग्य नहीं हो, यदि उसके पास योग्यता है। ये बात आर्टिकल 16 में। यानी आर्टिकल 15 में देखा जाए तो जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। आर्टिकल 16 में देखा जाए तो रोजगार के अवसर में समानता, यानी रोजगार के अवसर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में भेदभाव निषेध, यानी किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी कोई एससी का उम्मीदवार है, कोई एसटी का है, भाई नीची जात देखी जाए तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
वो किसी होटल में, दुकान में, कल कारखाने में आदि पे जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उससे संबंधित भेदभाव निषेध का उल्लेख अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में देखा जाए तो रोजगार के अवसर यानी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्राप्त होंगे। मैंने बता दिया आपको, अनुच्छेद 16 में सभी को समान यदि योग्यता है तो सभी को समान अवसर मिलेंगे। इसमें अपवाद और सकारात्मक कार्रवाई देखें तो अपवाद ये महिलाओं और बच्चों के लिए आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। जैसे अभी पीछे वाले में थे ना, आर्टिकल 14 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के संबंधित विशेष प्रावधान थे, उसी प्रकार आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। उन पर किसी प्रकार का कानून नहीं है, उनके लिए अलग से जो बनाए गए उसमें। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण यानी जो सरकार द्वारा कानून या नियम बना के सरकारी भर्तियों में चयनित होने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आरक्षण दिया गया उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में 19 के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा जो आर्टिकल 15(6) में बताया गया है। अभी जैसे सरकारी भर्तियों में, सरकारी आरक्षण में, योजनाओं में हर कैटेगरी को अलग अलग जो विशेष छूट दी जाती है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को 10% जो सरकारी भर्तियों में आरक्षण दिया जाता है उसको 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्टिकल 15(6) के तहत 10% आरक्षण दिया गया। ये आर्टिकल 15(6) अभी 2019 में नया जोड़ा गया था, इसको याद रखना। और संविधान संशोधन 103 और ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस, ई को उल्टा किया तो 3 यानी 103 में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख है, 103वें संविधान संशोधन में जो 2019 में हुआ, और आर्टिकल 15(6) में उसका उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन किया गया। इसमें 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम एवं 1976 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आया और 1976 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत देखा जाए तो किसी भी प्रकार को, वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 15 के तहत मानो इसको, अस्पृश्यता के अंत में किसी भी उच्च श्रेणी या निम्न श्रेणी के उम्मीदवार के साथ कोई स्पर्शता से संबंधित कोई भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत का अंत किया गया, उनसे संबंधित अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया। आर्टिकल 18 में देखा जाए तो उपाधियों का अंत यानी राय बहादुर, महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें अपवाद, सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताएं यानी जो पहले वंशानुगत चलता था नियम, जैसे राजा शासन कर रहा है तो राजा के शासन के बाद उसका बड़ा पुत्र शासनाधिकारी बनता था, उसमें जैसे राजा को महाराजा, राय बहादुर आदि उपाधियां दी जाती थी, उस प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उन सभी उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं में, सैन्य क्षेत्र में यदि कोई भारत का नागरिक उच्च श्रेणी पे या उच्च पोस्ट पे वो है, तैनात है,
तो उसके लिए सैन्य क्षेत्र उसको अलग से कोई उपाधि निर्धारित कर सकता है। इसमें भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये अलंकरण यानी अवार्ड्स माने जाते हैं। यदि किसी सैन्य अधिकारी को या भारत के किसी विशिष्ट मान्यता प्राप्त व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है, पद्म पुरस्कार मिलता है, तो ये एक प्रकार की किसी प्रकार की कोई उपाधि न होकर के ये एक प्रकार के अवार्ड है, यानी पुरस्कार है जो दे सकते हैं इसको। इसके बाद अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक कंप्लीट कर लिया। रिकॉल, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में कानून एवं समानता के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी अवसर में समानता, रोजगार के अवसर में समानता, रोजगार के अवसर के संबंध में समानता से संबंधित अनुच्छेद 16। एक बीच में देखा था अनुच्छेद 15(6) जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जिसको संविधान के 103वें संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत को दर्शाया गया, जबकि 18 में उपाधियों का अंत। अगला मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में भारत के आम नागरिक वो किसी भी राज्य का हो, उसके लिए कुछ अलग से स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। उसमें किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक हो, उसके पास ये 6 स्वतंत्रता का उपयोग आवश्यकता अनुसार कभी किसी स्थान पर वो कर सकता है। इसमें 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, प्रेस यानी वार्तालाप करना, चुप रहना यानी वो चाहे तो किसी संवाद में चाहे तो वो कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो चाहे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है तो एक जगह बैठ सकता है चुप रह के, उसके पास वो अधिकार है। इंटरनेट का अधिकार, सरकारी कार्यक्रमों में झंडा लहराने या फहराने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(b) में सभा करने का, यानी किसी बात को लेकर उनके बीच में यदि मतभेद हो जाए तो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन, जैसे अभी देखा आपने हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान को हटाने के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया था, तो उनमें बहुत प्रकार की अभद्रता देखी गई। तो वो बात आर्टिकल 19(1)(b) में बताती है कि आप सम्मेलन तो कर सकते हो या किसी भी प्रकार का, लेकिन उसमें शांतिपूर्वक होना चाहिए वो। इसमें आप किसी भी प्रकार का हथियार वगैरह ले जाकर के कोई सम्मेलन नहीं कर सकते। आर्टिकल 19(c) में देखा जाए संगठन यानी संघ बनाना, सहकारी समिति या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार, यानी कोई नागरिक यदि किसी अपने विशेष नाम से कोई संघ बनाना चाहता है या अपने कोई विशेष नाम से कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो उसका अधिकार आर्टिकल 19(1)(c) के तहत उसको दिया गया। डी में देखा जाए तो आवागमन, यानी भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक संपूर्ण भारत में निर्बाध घूम सकता है, यानी उसके प्रकार किसी भी प्रकार का कानूनी रूप से अवैध या अवैध प्रकार के हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए साथ में, तो वो संपूर्ण भारत में निर्बाध आवागमन कर सकता है। आर्टिकल 19(1)(d) में बताया गया
19(1)(ई) में निवास यानी देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, यानी एक आम नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, वो बताएगी आर्टिकल 19(1)(ई) में। उसके बाद आर्टिकल 19, याद रखना 19(डी) को हटा दिया गया है, 19(1)(डी) को। उसके बाद सॉरी डी ने एफ को, डी पढ़ लिया हमने, एफ को हटा दिया गया है। उसके बाद जी में व्यवसाय, यदि कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति भारत में निर्बाध रूप से किसी भी क्षेत्र में अपना एक आजीविका चलाने के लिए एक विशेष व्यवसाय करने की उसके पास स्वतंत्रता होती है। इसमें अपवाद ये, जिससे रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि से संबंधित कोई व्यवसाय है, तो उसमें वो जैसे अपन देखते हैं ना, सरकार एक किसी संगठन या किसी कंपनी का टेंडर छोड़ते हैं, तो उनमें वो दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि अपना पर्सनल चाहे तो व्यवसाय किसी भी राज्य में किसी स्थान पर शुरू कर सकता है। इसमें 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, इसको क्रम से याद रखना, यानी अभिव्यक्ति यानी बोलना, इसको ऐसे याद रखना। इसको ऐसे याद रखना, 19(1) में बोलना, 19(2) में सभा करना, 19(3) में संगठन बनाना, 19(4) में आवागमन, 19(5) और 19(5) में निवास, और 6 में देखा जाए तो व्यवसाय। इस क्रम में याद रखना इसको, यानी 19(1) में बोलना, 2 में सभा करना, 3 में संगठन बनाना या संघ बनाना, 4 में भारत के किसी क्षेत्र में घूमना, 5 में निवास करना और 6 में व्यवसाय करना। यानी देखा जाए तो एक आम नागरिक यदि शुरुआत में देखा जाए तो बोलना शुरू करे, तो सबसे पहले वो बोलेगा कुछ बात को लेकर तो उभरेगा। यदि उसके बाद बोलना जानता है तो उसके बाद वो एक छोटी बड़ी सभा बना सकता है, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में छोटी सभा बना के किसी चीज की मांग कर सकता है। उसके बाद यदि उसकी सभा में उसका व्यवहार अच्छा रहा तो फिर वो अपने क्षेत्र के लिए एक स्पेशल प्रकार का कुछ संगठन बना सकता है। संगठन बनाने के बाद यदि वो चर्चित व्यक्ति हो गया, उसके बाद वो भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है। यानी किसी व्यक्ति के पास इतनी पावर है कि वो किसी मुद्दे को लेकर के बोल सकता है, सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन भी कर सकता है। आवागमन कर लिया, यहां से राजस्थान का कोई नागरिक भारत का आवागमन करते हुए मानो जम्मू गया और वहां का मौसम, वहां का क्षेत्र देख के वो वहां पे निवास करना चाहे तो उसको 19(1)(5) में वहां निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब वहां पर वो निवास कर लिया, वहां के जाके निवासी बन गया, तो उसको व्यवसाय भी करना होगा, तो वहां पर वो उसको व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता 19(6) में बताई गई है। इस क्रम में याद रखना इसको।
इसके बाद अनुच्छेद 20 में देखा जाए तो अनुच्छेद 20 बताता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी किसी आम नागरिक ने किसी प्रकार का दोष या कोई गुनाह कर दिया तो उसमें उसको किस प्रकार सजा मिलेगी, उसके संरक्षण में कौन दाखिल हो सकता है, कौन शामिल नहीं हो सकता। 20(1) में यह बात कही गई है कि पूर्वव्यापी कानून यानी एक्स पोस्ट फैक्टो, इसके तहत व्यक्ति को केवल अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। यानी एक आम नागरिक ने यदि आज से 6 महीने पहले किसी प्रकार का अपराध कर दिया तो उसको 6 महीने में बहुत नियम कानून बदलते हैं। वर्तमान में उसी अपराध के लिए अलग प्रकार की सजा है और 6 महीने पहले उसी अपराध के लिए कुछ अलग सजा थी। उस व्यक्ति को सजा 6 महीने बाद मिल रही है, लेकिन मिलेगी उसी नियम या कानून के अनुसार जिस समय उसने वो उस प्रकार का अपराध किया। ये बात 20(1) में बताई गई। 20(2) में देखो, दोहरे खतरे से सुरक्षा यानी डबल जेओपर्डी, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंड नहीं। किसी नागरिक ने यदि अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद इस पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जा रहा है तो यदि वो एक बार अपने मुकदमे में अपनी पेशी देकर के रिहा हो गए तो उसी अपराध के लिए उसको पुनः किसी प्रकार का मुकदमा या सजा नहीं दी जाएगी। ये बात बताई गई 20(2) में। यानी 1 में जिस समय अपराध किए उसी नियम या कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। 2 में एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, न कि एक अपराध के लिए बार बार उसको। 3 में आत्मदोष के विरुद्ध स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध किए तो यदि उनके लिए कोई सबूत वो नहीं पा सकता है, सबूत नहीं दे सकता है, तो उसके लिए उसको खुद को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी प्रकार का प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उनको स्वयं के विरुद्ध में गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात 20(3) में। इसमें नोट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अवैध है। यानी उसका पॉलीग्राफ होता है झूठ को पकड़ने वाली मशीन। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो एक छोटा मीटर के टाइप में देखा जाए तो पॉलीग्राफ होता है, उसको उसकी सांसें, उसके शरीर की धड़कन चेक करके पता लगाया जाता है कि ये झूठ है या सच है। तो इसमें बताया गया 20(3) में कि उसके किसी भी प्रकार का पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग नहीं कराया जाएगा। पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग अवैध है, लेकिन डीएनए और फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं। यदि वो चाहे तो डीएनए और फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ अवैध है। 21 में, अनुच्छेद 21 में देखा जाए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इक्कीस में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निजता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण व साफ पानी का अधिकार, चिकित्सा उपचार व कानूनी सहायता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी से सुरक्षा के संबंध में अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु यानी इच्छा मृत्यु का अधिकार। अभी याद रखना, भारत में पहले इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं थी, लेकिन अभी पीछे एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, शायद उसका नाम था वो हरीश राणा नाम से था शायद।
हरीश राणा या कुछ ऐसा सा नाम ही था उसका। तो वो प्रथम व्यक्ति बने जिसको बाद में इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई थी। अनुच्छेद 19 में 21 में भारत के आम नागरिक को अपने क्षेत्र में शौच वातावरण, शौच पानी पीने का, कहीं पर भी विदेशी यात्रा करने का, निजता का अधिकार, शौच वातावरण, चिकित्सा उपचार एवं कानूनी सहायता पाने का अधिकार आदि अनेक प्रकार के जो मुख्य अधिकार है उनको पाने के लिए जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उन कानूनों, उन अधिकारों में वो सभी अधिकार हासिल करने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ए जो शिक्षा का अधिकार है, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हासिल करना था। यानी अनुच्छेद 21 ए में यह बात कही गई है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा के संबंध में अधिकार अनुच्छेद 21 ए में बताया गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी किसी अपराध के लिए आपको यदि पुलिस द्वारा किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके संबंध में कुछ नियम या कानून है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी का कारण जानने और वकील से परामर्श का अधिकार, यानी किसी नागरिक ने, किसी उम्मीदवार ने यदि किसी प्रकार का अपराध किया है और यदि प्रशासन उसको गिरफ्तार कर रहा है तो उस नागरिक को अनुच्छेद 22 के तहत यह अधिकार है कि वो प्रशासन से पूछ सकता है या जान सकता है कि मैंने क्या अपराध किया है और मेरे किस अपराध के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, उसका अधिकार अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी के संबंध में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। भारत का कोई भी नागरिक यदि अपराध करता है किसी भी क्षेत्र में तो अपने मजिस्ट्रेट क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए 24 घंटे के भीतर अपराधी को पेश करना होता है। रास्ते का टाइम, यानी किसी व्यक्ति ने ये राजस्थान का नागरिक है और उसने पूर्व क्षेत्र मेघालय, असम में वहां जाकर के अपराध कर दिया तो उसको अपराध के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसमें रास्ते का जो टाइम होता है आने जाने का, उसको शामिल नहीं किया जाता है, उसको छोड़ करके अलग से 24 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें पेश करना होता है। इसमें अपवाद विदेशी स्त्री और निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं है। यानी यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में किसी भी प्रकार का अपराध कर देता है तो उस पर यह 24 घंटे का नियम लागू नहीं है, उसमें अलग से नियम बनाए गए उसके लिए। आर्टिकल 22 तक 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई: बोलना, सभा करना, संघ बनाना, आवागमन की, भारत में कहीं भी निवास करने की और उस क्षेत्र में व्यवसाय करने की। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी प्रकार का दोष किया है उसने, किस प्रकार का अपराध किया है उससे संबंध। अनुच्छेद 21 में जो शिक्षा के संबंध में अधिकार दिए गए। 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 23 और 24 में ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें
अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, यानी मानव महिलाओं और बच्चों की तस्करी और बेगारी यानी बिना पैसे के काम पर पूर्ण प्रतिबंध है। यानी आप किसी कमजोर वर्ग के बच्चे या महिला से बगैर पैसे या बगैर मजदूरी के आप किसी भी प्रकार की बेगारी यानी बिना पैसे के काम वगैरह नहीं करवा सकते, उस पर पूर्ण प्रतिबंध दिया गया। किसी निम्न वर्ग की महिला या पुरुष को आप तस्करी नहीं कर सकते, उसको यानी उसको किसी क्षेत्र में भेजना, कुछ पैसे लेकर के कुछ गुनाहगारों के हाथ में सौंपना उसको, तो इस प्रकार का प्रतिबंध बताया गया अनुच्छेद 23 में। इसमें अपवाद राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, यानी यदि किसी प्रकार की सार्वजनिक प्रयोजन चल रहा है तो उसमें अनिवार्य सेवा देने के लिए कुछ नियम या कानून अलग से हो सकते हैं, उसमें बुला सकते हैं। अनुच्छेद 24 में देखा जाए बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार में निषेध। अनुच्छेद 14 में बलात्श्रम पर प्रतिबंध बताया गया है। बलात्श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे से किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार देने वाले कारखानों या क्षेत्र में आप कार्य नहीं करवा सकते, उनके बारे में निषेध बताया गया अनुच्छेद 24 में। 2006 का संशोधन ढाबे, होटल, सपा, घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया, यानी 2006 में एक संशोधन किया गया। उसमें पहले बताया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप घरेलू नौकर या होटल या ढाबे में रख सकते हो, लेकिन 2006 में एक संशोधन किया गया, उसमें उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है, जिसमें धर्म से संबंधित, यानी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। सरकारी नियमों के अनुसार आप अपने विशेष धर्म को अपनी स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उससे संबंधित मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार आपके पास अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। यदि आप किसी विशेष धर्म को मान रहे हो और अपने धर्म से संबंधित किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 26 के तहत आपको अलग से धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में कर से मुक्ति, यानी टैक्स, करों से मुक्ति, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी विस्तारित क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक संस्था चला रहे हैं और आपके अनुदान राशि यदि बढ़ती जा रही है, तो उसमें सरकार आपको किसी प्रकार का विशेष धर्म के प्रचार के लिए, वो अपना जो धर्म का प्रचार कर रहे हो आप, उसके संबंध में सरकार आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 27 के तहत 28 में धार्मिक शिक्षा, यानी राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। किसी विशेष धर्म से संबंधित यदि राज्य स्तरीय, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था, यानी किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई संस्था या कोई संस्था चलाई जा रही है, तो उसमें किसी विशेष प्रकार के धर्म को या किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्र, उस पर शिक्षा देने पर प्रतिबंध बताया गया। यानी यदि कोई किसी राज्य द्वारा किसी विशेष
धर्म के लिए अलग से, जैसे धार्मिक स्कूल होते हैं ना, जैन धर्म का अलग से होता है, बौद्ध धर्म का अलग से, तो उसमें राज्य के विरुद्ध आप किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध बताया गया। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध से संबंधित। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 में अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 में यह बात कही गई कि यदि आपकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा है, जैसे अपनी आधिकारिक राजभाषा देखी जाए तो अमूमन क्षेत्र में अपने क्षेत्र की, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, तो उसी प्रकार यदि कोई विशिष्ट धर्म या क्षेत्र की जो विशिष्ट भाषा है, उसके संबंध में वो भाषा बोलने का उन सभी लोगों को भाषा या संस्कृति नियम बनाने के संबंध में अधिकार दिए गए अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति अपने पसंद से संबंधित अपने क्षेत्र में कोई शैक्षणिक संस्थान चलाना चाहे तो अपने शैक्षणिक संस्थान के संबंध में नियम और कानूनों के सहमति में रह करके वो किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है और चला सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 31 में अधिकार था एक संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको मूल रूप से मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 क यानी भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में यह अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा है। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा कि संविधान की हृदय और आत्मा है। यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यदि मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के संबंध में विपत्ति लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सभी नागरिक के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसमें नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 पे परमादेश, नंबर 3 पे प्रतिषेध, 4 पे उत्प्रेषण, 5 में अधिकार पर्चा। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? व्यक्ति को सह शरीर प्रस्तुत करना, यानी व्यक्ति को जिस दशा में किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया उसी दशा में उसको प्रस्तुत करना। परमादेश क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो अपने निम्न अधिकारी को
किसी प्रकार का आदेश देते हैं उनको बोलते हैं परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं किसी सार्वजनिक अधिकारी को कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध, इसका अर्थ होता है रोक। निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना, यानी यदि किसी भी प्रकार के उच्च न्यायालय से जो नीचे की अदालतें हैं, यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह होगी, वो किसी अदालत में किसी के संबंध में अधिकार या कानून बनाते हैं तो उनको रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकता है उनके संबंध में। उत्प्रेषण, इसका अर्थ होता है मांग लेना, यानी निचली अदालत के आदेश को रद्द करना निर्णय के बाद। यदि निचली अदालत के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश को मानने के लिए सहमत नहीं है तो उसको रद्द करने का अधिकार उत्प्रेषण से संबंध। अधिकार पर्चा, किस अधिकार से, यानी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच। यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक पद पर, यानी आप जैसे मानो आप किसी पद के लिए सरकारी पद पर चयनित हुए हो और आप नियम या कानून के अनुसार समय पर अपने पद पर पहुंच नहीं रहे हो, तो आपके स्थान पर कोई दूसरा आदमी जो आपसे परमिशन लेके आप उसे भेज रहे हो अपनी हाजिरी भरवाने के लिए, तो वो उम्मीदवार यदि पकड़ा जाता है तो उसके संबंध में कि उसको उस कुर्सी पे या उस पद के लिए किस प्रकार का अधिकार है, यानी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच के संबंध में उसको बोलते हैं अधिकार पर्चा। इसके बाद अनुच्छेद 33 से 35 अधिकारों पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए, यानी अनुच्छेद 33 और 35 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 33 में सैन्य बल से संबंधित है, यानी सशस्त्र बलों जैसे सेना, पुलिस, खुफिया के मौलिक अधिकारों को संसद प्रतिबंध कर सकती है। अनुच्छेद 33 में सैन्य बलों के, यानी सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार है उनको संसद प्रतिबंध कर सकती है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों सीमित किया जा सकता है, यानी मार्शल लॉ, यानी यदि किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में आपातकाल लगा है या सैन्य क्षेत्र यानी सैन्य शासन लगा हुआ है तो उसको संसद द्वारा सीमित किया जा सकता है। उस समय मौलिक अधिकारों का उपयोग कोई आम नागरिक नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में संसद की शक्ति होती है कि केवल संसद, यानी न कि राज्य विधानमंडल के पास मौलिक अधिकारों जैसे 16(3), अनुच्छेद 32(3), 33, 34 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। इन अनुच्छेदों के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के कानून या नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 25 के तहत संसद को दी गई है। इसके बाद डीपीएसपी, ये अपनी अगली क्लास है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक, कि इंसान बदलता नहीं है, बदलता है वक्त। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, नीयतें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, इंसान कभी नहीं बदलता। तो चलिए अगली क्लास होगी अपनी डीपीएसपी के संबंध में, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।